BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। फुटबॉल के नाम पर बच्चों की स्मगलिंग। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर बरस 14 साल से कम उम्र के हजारों बच्चे अफ्रीका से एशिया स्मगल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद से, जहां तालिबान के खिलाफ लड़ाई में कहीं कहीं बच्चे भी हथियार उठाने पर मजबूर। और एक पैदाइशी तौर पर नाबीना नौजवान के साथ मिलकर देखिएगा कि आवाजों की दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है और इसके खिलाड़ियों का शुमार दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों में होता है। इनमें से बहुत से अफ्रीकी हैं जिन्हें बच्चे अपना आइडियल तस्वर करते हैं। इन बच्चों के इन्हीं ख्वाबों का फ़ायदा उठाकर कुछ गिरोह इन्हें गैर कानूनी तौर पर अफ्रीका से एशिया ले जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग के बाद इन्हें बड़ी कीमत पर दुनिया भर के क्लबों को बेच दिया जाता है। BBC के पियर्स एडवर्ड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ग़ज़नफ़र हैदर। एक मुश्किल साल गुजरने के बाद ये बच्चे एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआगू हैं। फरवरी में ये खिलाड़ी एशिया के मुल्क लाओस पहुंचे, वहां के एक मकामी क्लब चैम्पेस्क यूनाइटेड के लिए फुटबॉल खेलने। उनको उम्मीद थी कि उन्हें ट्रेनिंग, तिब्बी इमदाद और रहने की आला सहूलियात फराम की जाएंगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। जब हम स्टेडियम पहुंचे तो हमें ये कहा गया कि आप इस स्टेडियम की सफाई करें। हमें बहुत ताज्जुब हुआ, ये जगह बहुत गंदी थी। उन्होंने कहा हम यहीं रुकेंगे। दूसरे दिन उन्होंने हमें मैट्रेस लाकर दिए, जैसा कि मुहाजिरों को दिए जाते हैं। कमरे गंदे और नाखुशगवार थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में कैसिली कुमारा को सीनियर टीम में खिलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उनका ऐसा करना गलत था। फीफा के कवानीन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र किसी भी खिलाड़ी को गैर मुल्की क्लब या अकेडमी में खेलने की इजाज़त नहीं है। और BBC ने जो दस्तावेज़ात देखी हैं, उनके मुताबिक एक नाबालिग की हैसियत से वो इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकता था। वो कहता है कि उसे इसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। लाओस में 1 माह बाद इन लड़कों के वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई। फीफा प्रो नामी इदारे ने इन कुछ खिलाड़ियों की मदद की। उनमें से कुछ को वापस मोनरोविया भेज दिया गया, लेकिन लाओस में बच जाने वाले इन खिलाड़ियों को गैर कानूनी और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। बेला टेप का बेटा इनमें से एक है। वो चला गया। उसने कहा कि वो फुटबॉल खेलने जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। आप ऐसा क्यों नहीं चाहती? जब तक उसे कामयाबी नहीं मिलती। ये वो मैदान है जहां मशहूर खिलाड़ी जॉर्ज विया लाइबेरिया की कौमी टीम की तरफ से खेले, लेकिन यहाँ सहूलियात बुनियादी या ना होने के बराबर हैं। 20 साल गुजर जाने के बावजूद लाइबेरिया में आज एक भी फुटबॉल अकेडमी नहीं है। यही वजह है कि लाओस में फर्श पर सोने वाले कम उम्र खिलाड़ी उस जगह को मोनरोविया पर तरजीह देते हैं। इन लड़कों के घर वालों ने लाओस आने तक का आधा खर्चा उठाया। लड़कों के मुताबिक चैम्पेस्क इन लड़कों को कुछ अरसे बाद किसी दूसरे क्लब को बेचकर मुनाफा कमाएगा। वो अपने टूटे हुए ख्वाबों का जिम्मेदार एलेक्स कॉर्मो को ठहराते हैं। एलेक्स लाइबेरिया की कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी हैं, जो अब इस क्लब की तरफ से खेलते हैं। अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो मैं खुद यहाँ लाओस क्यों आता। मैं तो पहला अफ्रीकी हूँ जो इन 36 खिलाड़ियों को लेकर यहाँ आया। उनके वीज़ा से लेकर टिकट तक, 3 वक्त का खाना, सब कुछ मैं दे रहा हूँ। क्लब के सदर ने किसी भी गैर कानूनी काम की नफ़ी की है। फीफा का कहना है कि वो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और ये एक बड़े मसले का छोटा सा पहलू है। इंसानी हुकूक की एक तंजीम के मुताबिक हर साल मशरक़ी अफ्रीका से तकरीबन 15,000 कम उम्र खिलाड़ियों को बाहर लाया जाता है, बेशतर को गैर कानूनी तरीके से। फ़ुटबॉल की दुनिया में नाम बनाने के लिए बेताब ये खिलाड़ी किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। पियर्स एडवर्ड की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। हमजा इस्लाही मुंबई इंडिया से लिखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इसी बहाने अफ्रीका के कम उम्र खिलाड़ियों को खेलने का मौका तो मिलता है, जबकि बड़े सग़ीर में ये सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। अब्दुल्ला बलोच सिंध से लिखते हैं, क्या यही इस्तेसाल कम है जो साउथ एशिया में करोड़ों बच्चे मजदूरी करते हैं, बच्चों की हक तलफी उनके अपने घरों में। शाहजान मियाँ लंदन से लिखते हैं, अब कहाँ है फुटबॉल का आलमी इदारा फीफा जब इन मासूम बच्चों को इसकी ज़रूरत है।
आइए अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर डालते हैं। तुर्की में शाम की सरहद से मुत्तसिल शहर सुरूज में गुज़श्ता रोज़ धमाके में 30 से ज़्यादा हलाकतों के बाद सरहद पर सिक्योरिटी में इजाफा करने का वादा किया गया है। हुक्काम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक शिद्दत पसंद गिरोह दौलत इस्लामिया से होने का कवी इम्कान है। पेन ब्लान की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सकलैन इमाम। ये पुरजोश नौजवान कुर्द शहर सुरूज में एक पुरअमन रैली के लिए जमा हुए थे। ये कुछ फासले पर वाक़या शाम के शहर कोबानी की असर नौ तामीर में मदद फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद की इस वीडियो फुटेज में नजर आता है कि इस ग्रुप के बीचों बीच बम धमाका हुआ। ये लम्हा इतना दिल खराश है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। ख्याल किया जाता है कि नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खुदकुश बमबार ने यह खूनी हमला किया। तुर्की के सदर शुमाली क़िब्रिस के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा, मैं बतौर एक फ़र्द और अपनी कौम की जानिब से इस संगदिलाना हमले का इर्तिकाब करने वालों की मज़म्मत करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए महज मज़म्मत काफ़ी नहीं है। जब तक तुर्की दौलत इस्लामिया के खिलाफ संजीदा इक़दामात नहीं करता, इस तरह का कत्लेआम एक मरतबा फिर हो सकता है। धमाके के बाद इस्तांबुल में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सैकड़ों मुजाहिरीन इसलिए गुस्से में थे कि बकौल उनके ये दौलत इस्लामिया के खिलाफ सख्त इक़दामात करने में हुकूमत की नाकामी है। पेन ब्लान की रिपोर्ट। बुरुंडी में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात में आज वोट डाले जा रहे हैं। रात भर दारुल हुकूमत बुजुम्बुरा में फायरिंग और धमाके जारी रहे और कम से कम 2 अफराद हलाक हुए। सदर पियर नकुरुनजीजा आलमी मज़म्मत के बावजूद और आइन के खिलाफ तीसरी मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इब्तदाई इशारों के मुताबिक टर्नआउट कम होने का इम्कान है। साइंसदानों के मुताबिक बहरे आर्कटिक की बर्फ में 1/3 का इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह 2 साल कबल मौसम गर्मा में गैर मामूली तौर पर ठंडा मौसम था। ताहम साइंसदानों ने खबरदार किया है कि आने वाली दहाइयों में माहौलियाती तब्दीली से बर्फ में कमी आएगी। आइए पाकिस्तान चलते हैं, जहां शहरों में तो पैसों के एवज जैसे तैसे पीने के लिए पानी मिल ही जाता है, लेकिन कुछ देहात ऐसे हैं जहां पानी की फराहमी की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। सहराए थर के एक गांव चलते हैं जहां पानी इतना नायाब है कि लोग अपनी टैंकों को ताला लगा कर रखते हैं। थर पारकर से अहमद रजा की रिपोर्ट। थरपारकर के गांव आखानी मेघवाड़ के लोग घर तो खुले रखते हैं, मगर अपनी पानी की टंकियों को ताला लगाना नहीं भूलते। गांव में एक ही कुआं है और लोग उससे पानी निकाल के अपनी अपनी टंकियों में जखीरा कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ये पानी पीने के काबिल नहीं। मीठा नहीं है, खारा पानी है, खारा जहर पानी। खाना भी इसी से पकाते हैं, कपड़े भी इसी से धोते हैं और पीते भी यही खारा पानी है। इस गांव में 100 के करीब घर हैं और 1000 से ज्यादा की आबादी है। यहाँ के लोग मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सरकारी प्राइमरी स्कूल भी हैं और रामा पीर के मंदिर की आलीशान इमारत भी, लेकिन नहीं है तो पीने का साफ़ पानी। इसीलिए पानी का हुसूल यहाँ की सबसे बड़ी सरगर्मी नज़र आती है। गांव के लोग कुएं का पानी तो बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर पीने के पानी के लिए उन्हें पैदल 2 से 3 किलोमीटर दूर चेल्हार नामी कस्बे जाना पड़ता है और घर घर जाके पानी मांगना पड़ता है। ये मसला कई नस्लों से जूं का तू है। ये मसला हमारी पैदाइश से भी पहले का है। हमारे रिश्तेदार भी इसी तकलीफ में मर गए, हम भी चले जाएंगे। एक तो कहत है, उसकी वजह से तकलीफ है, अब जाएं कहाँ? अपनी ज़मीन, अपना वतन छोड़कर कहाँ जाएं? और आखानी मेघवाड़ गांव में खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पिछले 6 माह से एक आरओ प्लांट भी ज़ेरे तामीर है, जो एक गैर सरकारी तंजीम बनवा रही है। बोरिंग करेगा? बोरिंग हो गई है, इसके बाद देखेंगे ये काम जब मुकम्मल हो। हमें उम्मीद है कि यहाँ पानी निकलेगा। हुकूमत सिंध कहती है कि थर में लोगों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 750 आरओ प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। थर की मौजूदा और आने वाली नस्लों को पीने का साफ पानी मिल पाता है या नहीं, ये इस मंसूबे की तकमील के बाद ही पता चल सकेगा। अहमद रजा, BBC न्यूज़, थरपारकर।
और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज आपने जिन खबरों में दिलचस्पी ली उनमें चित्राल में सैलाबी रेलों की वजह से 33 पुल बह जाने की खबर पर आपने गहरी निगाह रखी। इसके अलावा अमेरिका की रियासत टेक्सास के एक छोटे कस्बे में मुसलमानों के कब्रिस्तान बनाने के मंसूबे की खबर में भी आपने बहुत दिलचस्पी ली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि गैर मुल्की अफवाज की अफगानिस्तान से रवानगी के बाद वहाँ किस तरह बच्चे भी हथियार उठाने पर मजबूर हैं। और मिलेगा एक नाबीना नौजवान से जो आपको आवाज़ों की दुनिया की सैर कराएंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने अफ्रीकी बच्चों और उनको दरपेश मसाइल का जिक्र किया। आइए अब अफगानिस्तान चलते हैं, जहाँ बरतानवी फ़ौजियों को जुनूब में वाक़ हलमंद सूबे को छोड़े हुए 6 माह हो चुके हैं। इस दौरान जब पोस्त की काश्त में इजाफा हो रहा है, अफ़गान अफवाज मुश्किलात का शिकार हैं और इलाके में तालिबान का असर रसूख बढ़ रहा है। और इस सब का नतीजा ये है कि बच्चे भी लड़ाई में घसीटे जा रहे हैं। अफगानिस्तान से डेविड लॉयन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अथर काज़मी। 13 साला फैसल मोहम्मद चंद सेकंड में क्लैशनकोफ को जोड़कर फायरिंग करने की सलाहियत रखता है। ये और इसका 14 साला भाई सुल्तान हलमंद सूबे के अगले महाज पर एक ऐसी पुलिस चेक पोस्ट का दिफा कर रहे हैं जो अक्सर तालिबान के हमलों की जद में रहती है। फैसल का कहना है कि अगर इसके पास वक्त हो भी तो इलाके में कोई स्कूल नहीं है। इन दोनों को इनकी दादी फिरोज़ा ने भर्ती किया था, जो एक ऐसे माशरे में एक मुनफरिद पुलिस सरबराह हैं। दुश्मन कामयाब नहीं हो सकता। मेरा एक पोता ही 20 तालिबान के बराबर है। इस पुलिस चौकी का दिफा करते हुए अब तक फिरोज़ा के अपने 20 से ज़्यादा पुलिस अफसरान हलाक हो चुके हैं। हलमंद सूबे के लिए 9 साल तक एक मुश्किल जंग लड़ने वाले बरतानवी फ़ौजी इस इलाके से बाखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ मौजूद बरतानवी फ़ौज के साबका अड्डे के एक हिस्से में मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए एक क्लिनिक बना दिया गया है। बरतानवी फ़ौज की यहाँ सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हलमंद में अब पोस्त की काश उससे भी ज़्यादा है जितनी उनके आने से पहले होती थी। It was a long, grueling, bloody campaign. And too often during it, here at the ये heart of the तवील, सबर आजमा और खूनी मुहिम थी। 453 बरतानवी फौजी अफगानिस्तान में मारे गए और कई दूसरे जिंदगी बदल देने वाले जख्मों के साथ वतन लौटे, और फतह अब भी गैर यकीनी है। ये सब बेफायदा नहीं था। मरकजी कस्बे महफूज हैं और पोस्त की काश्त को गैर आबाद इलाकों की जानिब धकेल दिया गया है। सड़कें पहले से बेहतर हैं, स्कूल और तिब्बी सहूलतें भी मौजूद हैं जो पहले यहाँ ना थीं। लेकिन तालिबान कसीर इलाके पर काबिज़ हैं, रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। तामीराती शोबे से वाबस्ता हज़ारों अफराद को गैर मुल्की इमदाद के ख़त्म होने पर नौकरियों से फारिग कर दिया गया। मैंने लाखों डॉलर साजो सामान पर खर्च किए हैं, लेकिन ये सब बेकार है। मैं अब इसे सिर्फ कबाड़ के तौर पर ही बेच सकता हूँ। जबकि बाहर दही इलाकों में कम सिन फौजी अफगानिस्तान की ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ रहे हैं। डेविड लॉयन की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे इर्द गिर्द बेपनाह ऐसी कुदरती आवाज़ें हैं जिनका शायद हमें इल्म भी नहीं है, क्योंकि शायद हमने कभी इन आवाज़ों पर इतना ध्यान ही नहीं दिया है। आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाते हैं जो बचपन से नाबीना हैं और जो कुदरती आवाज़ों को रिकॉर्ड करने का शौक़ रखते हैं। आइए उनके साथ परिंदों की आवाज़ें सुनने के लिए जंगल की सैर को चलें। मेरा नाम ख़ुआन पाब्लो कोलासो है और मैं कुदरती आवाज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। एक परिंदा कहाँ बैठा चहचहा रहा है, इसके लिए मेरे कान मुझे रास्ता दिखाते हैं और उसके बाद ही मैं हेडफोन्स पहनता हूँ। अब मैं सही समत में माइक्रोफोन लगा सकता हूँ। ये आवाज़ यहाँ से आ रही है। मैं पैदाइशी नाबीना हूँ।
आमतौर पर लोग दूसरों की कमी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल फजूल सोच है। मैं 12 साल का था जब मैंने आवाज़ों को रिकॉर्ड करना अपना शौक़ बनाया। 16 बरस का था और यूरुग्वे में था जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी ज़िंदगी अब बस कुदरत की आवाज़ें सुनने और रिकॉर्ड करने में सर्फ होगी। मेरे एक जानने वाले डॉक्टर सियांटागो ने अपने बैग से एक मशीन निकाली और इसे मेरे हाथ में रख दिया और कहा, ये रिकॉर्डर है, यहाँ ये रिकॉर्ड का बटन है और ये प्ले का बटन है, अब जाओ और आवाज़ें रिकॉर्ड करो। और तब से मैंने आवाज़ें रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। यकीन कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा से यही काम कर रहा हूँ और उसके बाद से मैं अब तक नहीं रुका। चिप 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 चिप। जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ और अगर वो मकाम इस बात की इजाज़त देता है तो मैं अपने गाइड डॉग रोंजा को अपने साथ ले जाना पसंद करता हूँ। रोंजा मेरी बीनाई है, इससे खूबसूरत कोई दूसरी चीज़ नहीं। ये एक मजबूत शख्सियत का मालिक है। अब तो मुझे इसके नखरों पर हंसी आती है, लेकिन पहले पहले मुझे इस पर गुस्सा आया करता था। मैं इन मकामात की रूह को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जब मैं जंगल में जाता हूँ तो बारिश और बादलों की खन गरज को महफूज कर लेना चाहता हूँ। जब रात होती है तो मुझे सुकून का ज़्यादा एहसास होता है। एक आवाज़ जो मेरे लिए रात के तसव्वुर को मुकम्मल करती है वो है चांदनी रात की आवाज़। बेशतर लोगों को आवाज़ों का एहसास नहीं होता, उनके लिए वो गुम होती हैं और मेरे काम का मकसद उन आवाज़ों को मंजर आम पे लाना है। मैं लोगों को ये आवाज़ें दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस छोटे से परिंदे की आवाज़ सुनिए। मुझे लगता है कि हर शख्स के अंदर सुनने की सलाहियत होती है, बस फ़र्क इतना है कि इस एहसास को जगाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।